चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अधीक्षक जो भर्ती है इसमें हम बाल मनोविज्ञान का क्या है टॉपिक देख रहे हैं। और हम लोग जो उसका सिलेबस है मेरे दोस्त, क्या आपका अवधारणा और किससे संबंधित सिद्धांत से, इस अवधारणा और सिद्धांत से ही क्या है आपको पढ़ना है। तो सिद्धांत में, विकास के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत हैं। उनमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, देखो लिखा है क्या, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। क्या लिखा है, मनोयौनिक, या इसे ही मनोलैंगिक विकास भी कहते हैं करके याद रखना मेरे दोस्त। ठीक, क्या कहते हैं इसे, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो इसे मनोयौनिक या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दिया था, नाम लिखा है एकदम स्पष्ट, सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या किया भैया, बताया कि बच्चों में, या बच्चे क्या किसी भी एक, क्या हो रहा है, मानव जन्म लिया और जन्म से क्या धीरे धीरे बढ़ा, तो जो आपका व्यक्तित्व उसको निखर के आता है, अंतिम रूप से जो बच्चा दिखता है, जैसा व्यवहार करता है, उसी के बारे में उन्होंने क्या है सिद्धांत दिया। जैसे एक सिद्धांत आपने इरिक्सन का पढ़ा होगा या थोड़ा उसके बारे में आप जानते होंगे। इरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक, क्या दिया था, मनोसामाजिक, साइको सोशल डेवलपमेंट दिया था। ठीक है, व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि बच्चा कैसा व्यवहार करता है, इसका कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक। किसने, आपके इरिक्सन ने। लेकिन उसी में थोड़ा सा चेंजेस है सिगमंड फ्रायड का, ध्यान रखिएगा। किसने, सिगमंड फ्रायड ने दिया मेरे दोस्त आपका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, कि बच्चा का जो भी व्यवहार दिखेगा आपको इन सभी विकास के दौरान अलग अलग अवस्थाओं में, उसे ही उन्होंने कहा भैया साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो सिगमंड फ्रायड ये मानते थे कि बच्चा जैसे कि शैशवावस्था में है, फिर क्या होगा, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में पहुंचेगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहेंगे। ठीक है, बच्चे के विकास की अवधि। तो इस अवधि में जितने भी क्या है अवस्था आएंगी और आयु आएगी, उस आयु में बच्चे जो भी व्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें जो भी विकास हो रहा है, उस विकास में जो फैक्टर है, सेक्सुअल फैक्टर का क्या किया उन्होंने, लैंगिक फैक्टर का महत्व बताया। और इन्होंने बताया कि भैया जो भी विकास हो रहा है बच्चों में, उसमें सेक्सुअल फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, उपस्थित होता है करके। क्या होता है, उपस्थित होता है। तो चलो इसी में देखते हैं हम सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ा सा जाने, कि भैया सिगमंड फ्रायड कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, ये तो एक बाल मनोवैज्ञानिक के साथ कहाँ से बिलोंग करते थे ये भी आपको पता होना चाहिए, कि भैया सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के, ऑस्ट्रिया के। सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के क्या थे ये भैया, न्यूरोलॉजिस्ट थे। और साथ में क्या हुआ भैया, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट के साथ याद रखिए मनोविश्लेषण के जनक माने जाते हैं, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस। इसीलिए कभी कभी सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत को मेरे दोस्त साइकोसेक्सुअल के साथ, साइको सेक्सुअल के साथ और क्या बोल दिया जाता है, साइको एनालिसिस भी बोल दिया जाता है। तो साइकोसेक्सुअल या साइको एनालिसिस बोला तो तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए क्या, सिगमंड फ्रायड का नाम आना चाहिए। किसका नाम, सिगमंड फ्रायड का। ये हमारे सिगमंड फ्रायड हैं, दिख रहा है आपको। इन्होंने पूरा बताया कि भैया बच्चों का व्यवहार कैसे सेक्सुअल कैरेक्टर से क्या होता है, निर्धारित होता है, परिपूर्ण या भरा रहता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। तो देखो इनके बारे में ध्यान रखना कि इन्होंने क्या माना है। तो इन्होंने माना है मेरे दोस्त कि बचपन के अनुभव, कहाँ के अनुभव, बचपन के अनुभव और अवचेतन इच्छाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करती है, आकार देती है। यानी कि बच्चा या व्यक्ति कैसे व्यवहार कर रहा है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, बचपन के अनुभव और उसके कुछ अवचेतन क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं, अवचेतन क्रियाएं, अनकॉन्शियस, यानी कि वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क, उसे वो करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो अपनी इच्छा से ना होकर क्या हो, जो कार्य
ऑटोमेटिक होता है उसे क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस या अचेतन कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक, तो बोलते हैं कि भैया व्यक्तित्व का जो आकार होगा, जो भी आपको व्यवहार दिखेगा, वो बचपन के अनुभव पर क्या है, निर्भर करेगा। ठीक, इन्होंने क्या किया देखो, जो अभी बता रहा था उसी के बारे में लिखा है कि फ्रायड के अनुसार मानव व्यक्तित्व का विकास मनोयौनिक यानी कि मनोलैंगिक चरणों से होकर गुजरता है। साइकोसेक्सुअल जो आपके स्टेजेस होते हैं उसके माध्यम से क्या होगा, व्यक्ति की पर्सनालिटी बनेगी, व्यक्ति का क्या है, व्यवहार आपको दिखेगा। ठीक, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है मनोयौगिक में कि अनकॉन्शियस चीज़ लिखी है, ठीक ना। बच्चा फिर यह क्या करेगा भैया, सेल्फ अवेयरनेस, फिर क्या है, रिजॉल्विंग और संतुलन बनाने का प्रयास करता है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये पर्सनालिटी से संबंधित है, साइकोसेक्सुअल से क्या है, संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। चलो तो देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। तो जब सिगमंड फ्रायड क्या किए थे, अपना सिद्धांत दिए थे, कौन सा, साइकोसेक्सुअल यानी कि मनोलैंगिक। तो इस सिद्धांत में मेरे दोस्त, ठीक है, इन्होंने कुछ शब्द प्रयोग किए थे और बताया कि भई ये शब्द जो है आपको अलग अलग अवस्थाओं में देखने को मिलता है। जैसे कि पहला शब्द दिख रहा होगा इद करके, एक्चुअल में हिंदी में इसे इदम कहते हैं। क्या कहते हैं, इदम, ये पहला शब्द है। दूसरा शब्द ईगो दिख रहा होगा, इसे अहम कहते हैं। क्या कहते हैं, अहम। और सुपर ईगो लिखा होगा, इसे कहते हैं परम अहम। क्या कहते हैं, परम अहम। तो ये कुछ शब्दों का प्रयोग किया था अपने थ्योरी को क्या करने के लिए, समझाने के लिए। तो अपना सिद्धांत समझाने के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग किया। इसके अलावा भी और शब्द आएंगे, देखना। तो इदम का मतलब क्या है, तो इदम का मतलब ये बता रहे हैं कि आनंद सिद्धांत से संबंधित है। किससे, आपके प्लेजर से, यानी कि जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करे जिसमें उसे क्या है, तत्काल संतुष्टि मिले, मतलब तुरंत तुरंत क्या है, उसको मजा आ गया। ठीक है, तो ये इसको दिखाने के लिए उन्होंने इदम शब्द का प्रयोग किया कि मान लिए मेरे को कोई कहा ला दे, कुछ बेहतरीन एकदम रसगुल्ला खाने के लिए ला दे और मैं खाया, मेरे को भैया संतुष्ट हो गया, मैं तुरंत क्या हो गया, मेरे को मजा आ गया। ठीक, तो उसको बताने के लिए उन्होंने शब्द कौन सा प्रयोग किया, इदम को। ठीक, फिर दूसरा शब्द है अहम। अहम क्या है, एक्चुअल में देखो, वास्तविकता का सिद्धांत है। इदम क्या था, आनंद का सिद्धांत पर आधारित था, और अहम क्या है, वास्तविकता का सिद्धांत। यहाँ देखो, इदम और अहम के बीच क्या है, संतुलन बनाया जा रहा है। इदम या अहम के बीच क्या है, संतुलन। एक्चुअल में होता क्या है कि हर चीज़ हम लोग क्या है, ईगो पर लेते हैं। ईगो का मतलब कि खुद को, स्वयं को क्या है, लेकर सोचते हैं, और खुद को स्वयं को लेकर ही सोचते हैं। इसी कारण मेरे दोस्त क्या बोला गया भैया, ये वास्तविकता से संबंधित है, रियलिटी से क्या है, संबंधित है करके। और ये वास्तविकता ही क्या है, बैलेंस बना रही है किस पे, आपके जो तुरंत संतुष्टि चाहिए और फिर जो परम संतुष्टि चाहिए। तो परम और आपके तुरंत संतुष्टि के बीच की कड़ी क्या है मेरी, अहम या ईगो। फिर तीसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया था परम अहम, यानी कि सुपर ईगो। ये सुपर ईगो क्या दिखा रहा है, ये नैतिक मूल्यों और अंतरात्मा की प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, नैतिक मूल्य और अंतरात्मा। जब बच्चा क्या हो, छोटा होता है, तो उसे क्या चाहिए, बस मज़ा चाहिए, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मज़े का मतलब या तो खाने पीने में स्वाद चाहिए, या तो खेलने में क्या है, आनंद आए। तब बच्चा कैसा व्यवहार दिखाएगा, इदम वाला। फिर क्या होगा, थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास करेगा। उसका सेंटर तो वह स्वयं रहेगा, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा सा समाज और थोड़ा सा अपने आनंद के लिए काम करेगा, तो वो कैसा है, आपका अहम। उसके बाद लास्ट में क्या है, जब वो पूरा अपना सामाजिक टाइप से नैतिक मूल्य दिखाए, ठीक है, अपने अंतरात्मा का बात करे, यानी कि सुपर नेचुरल चीज़ें बात करें, तो क्या हो गया, सुपर ईगो हो गया। ठीक है, परम अहम हो गया। तो ये शब्दों का प्रयोग किया था किसने, सिगमंड फ्रायड ने, अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। चलो, स्टेजेस ऑफ क्या लिखा है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी मनोलैंगिक विकास के चरण। सभी सिद्धांत में क्या है, अलग अलग चरण बताए गए हैं, और उस चरण में क्या होती है, अवधि भी होती है। तो अलग अलग चरण में अलग अलग अवधि, और उसमें अलग अलग क्या होते हैं, व्यवहार होते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने जो भी आपका सिद्धांत दिया मनोलैंगिक का, इसमें इन्होंने देखो
5 डिफरेंट क्या है चरण बताए हैं, 5 स्टेजेस। कितने स्टेज? 5 स्टेज। ध्यान रखना है कितने स्टेज, तो 5 स्टेज इन्होंने बताए हैं। पहले स्टेज को बोला जाता है ओरल स्टेज। कैसा स्टेज? ओरल, यानी कि मुख चरण। दूसरे स्टेज को बोला जाता है एनल स्टेज, यानी कि हिंदी में गुदा चरण। तीसरे को बोला जाता है फैलिक स्टेज, यानी कि जननांग चरण। और चौथे को बोला जाता है लेटेंसी, सुसुप्ता वाला, ठीक है। और पांचवा होता है जेनाइटल, यानी कि जनन चरण। ये 5 चरण बताए किसने? सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक यानी कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के सिद्धांत में। यहाँ बस देखो अलग से यहाँ बस लिखा हुआ है, देखो पहला क्या हो गया, तो बच्चा जब छोटा है देखो दूध पी रहा है, फिर क्या हो गया थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एनल स्टेज, फिर क्या होगा थोड़ा और बड़ा हो गया तो फैलिक स्टेज अपने मम्मी पापा के साथ है, फिर थोड़ा क्या है स्कूल जाने के एज में क्या हो जाएगा आपका लेटेंसी स्टेज, और थोड़ा किशोरावस्था के अवधि में क्या हो गया आपका जेनाइटल स्टेज। तो ये आपके 5 चरण होते हैं किसके? सिगमंड फ्रायड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के सिद्धांत के। ये पांचों चरण को याद रखना है, ठीक। और इस चरण के बाद हमें इसकी क्या है विशेषताओं को देखना है और इनकी अवधि को देखना है। देखो एक चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस चार्ट में आपको ये बताया गया है कि किस स्टेज में आपको क्या अवधि होगी और प्लेजर वाला जोन क्या होता है। प्लेजर यानी कि पूरा का पूरा जो आनंद है वो केंद्रित कहाँ रहेगा या अनुभव केंद्रित कहाँ रहेगा। तो देखो जो अनुभव है ओरल स्टेज यानी कि मुख वाले स्टेज में देखो आपके मुख में क्या रहता है आपका केंद्रित रहेगा, यानी कि उसको खाने में चूसने में, ठीक है, ये सारी चीज़ें करने में क्या होगी उसको आनंद की प्राप्ति होगी। जो दूसरा स्टेज है एनल, उसको देखो उसमें दिया है क्या आपका एनस यानी गुदा द्वार क्या होता है उसका प्लेजर, यानी कि उसको देखना सुसु कर रहा है, सुसु करते टाइम क्या है उसको रोक लिया, ठीक है, तो वो क्या है उसमें वो आनंद की प्राप्ति हो रही है। ये आपके सिगमंड फ्रायड का मानना था भैया ये सब, ठीक है। उस वैसे ही आपका तीसरा है फैलिक स्टेज। इसमें क्या होता है जो जेनाइटल्स पार्ट होते हैं वो क्या होता है आनंद यानी प्लेजर का प्लेस होता है। वैसे लेटेंसी दिया है और जेनाइटल का दे दिया है, ठीक है, पोटेंशियल सेक्सुअल पार्टनर के साथ। तो ये क्या होता है इसके कुछ प्लेजर प्लेसेस थे। चलो पहला देखते हैं द ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में ध्यान रखिएगा रेंज को 1 वर्ष का है। कब है? 1 वर्ष का, यानी कि जन्म से लेकर 1 वर्ष का जो बच्चा है वो किस अवस्था में रहता है? ओरल स्टेज में रहता है करके ध्यान रखिएगा। किस स्टेज में रहेगा? ओरल स्टेज में रहेगा। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष का बच्चा ओरल स्टेज में है। ध्यान रखना किस अवस्था को, इसको क्या नाम लिखा गया है? मुख चरण या अवस्था, ठीक। जन्म से लेकर 1 वर्ष, प्लेजर प्लेस क्या है? मुख, ठीक है। ये पहली अवस्था है। इस अवस्था में देखो क्या क्या बच्चे में देखने को प्राप्त होगा आपको। तो यहाँ आपको देखो ये मनोलैंगिक विकास का क्या है आपका पहली अवस्था है भैया, ठीक है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में ये अवस्था आपको देखने को प्राप्त होगी। इस अवस्था में लिबिडो क्षेत्र है, यानी कि जो आपका कामेच्छा क्षेत्र है वो क्या होता है? मुख होता है, ठीक है। मुख से ये सारी चीज़ों का क्या है आनंद लेता है बच्चा, जिसके परिणाम स्वरूप बालक में मुख से करने वाली क्रियाएं होती है। मुख से करने वाली क्या होगी? क्रियाएं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा आनंद प्राप्ति के लिए बच्चा मुख से जैसे काटता है, ठीक है, चूसता है। ये सारे जो आपका सकिंग प्रोसेस ये सब कर रहा है आपके किस अवस्था में? मुख अवस्था यानी कि ओरल स्टेज में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? क्वेश्चन आपको यही पूछेगा भैया ओरल स्टेज में आपका प्लेजर प्लेस क्या होता है। तो याद रखना क्या है आपका प्लेजर प्लेस? आपका मुख होता है करके। कौन सा? मुख। दूसरा क्वेश्चन आपको पूरा आपको दे सकता है कि भैया कि अलग अलग स्टेजेस हैं सिगमंड फ्रायड के, क्रम से जमाइए। क्या है? क्रम से जमाइए करके। चलो इसके आगे हम लोग देखें इस अवस्था के बारे में कुछ और है कि इस अवस्था में देखो आपको 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होंगे। तो ओरल स्टेज में कितने तरह के व्यक्तित्व विकसित हो रहे हैं? 2 तरह के। पहले को बोलते हैं मुख्यवर्ती
निष्क्रिय व्यक्तित्व, क्या कहते हैं, मुख्यवर्ती निष्क्रिय आपका व्यक्तित्व, ओरल पैसिव पर्सनालिटी करके। इसमें देखो बच्चा आशावादिता बनता है, यानी कि उसको होप होगा कुछ चीज़ें करने का। इसमें विश्वास के गुण क्या होते हैं, जागृत होते हैं। विश्वास के गुण क्या है, जागृत। ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल आपके इरिक्सन के सिद्धांत जैसा लग रहा होगा, विश्वास वर्सेस अविश्वास, ठीक है। तो पहले स्टेज में देखो विश्वास और आशावादिता, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है देखो, अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, ओरल एग्रेसिव। यहाँ क्या हो रहा है कि शोषण, प्रभुत्व, दूसरों का पीड़ा देना, ये आदि गुण भी पाए जाते हैं। तो एक पॉजिटिव गुण मिलेगा और एक क्या मिलेगा, निगेटिव। पॉजिटिव में क्या है भैया, तो पॉजिटिव में याद रखिएगा कि आशावादिता होगा, और निगेटिव में क्या है, शोषण। तो 1 वर्ष का बच्चा कैसे शोषण करेगा, ठीक है, कैसे कह दिया सिगमंड फ्रायड ने ऐसा, ये तो गलत लग रहा है। तो देखना बच्चा क्या है भैया, अगर यदि उसको खिलाया पिलाया नहीं गया तो दिन भर रोता रहेगा रोता रहेगा। कई बार क्या है कि बिना रीज़न रो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्यों रो रहा है करके। तो ये सब क्या है, शोषण के या दूसरों को क्या है तकलीफ देने के आपके प्रोसेस हो सकते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रायड के अनुसार। देखा लिखा है, सिगमंड फ्रायड ने धूम्रपान की आदत को लिबिडो की अल्प संतुष्टि माना है, लिबिडो की अल्प संतुष्टि। तो इस अवस्था में ध्यान रखना, धूम्रपान नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में मान लो कोई बच्चा क्या है धूम्रपान कर रहा है, या इस अवस्था में उसको ऐसा कहीं से अनुभव हो रहा है, तो उसको क्या होगा, लिबिडो यानी प्राप्त, उसको आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक। यही कहा है किसने, सिगमंड फ्रायड ने। दूसरा स्टेज क्या था हमारा, एनल स्टेज। एनल स्टेज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गुदा चरण। कैसा चरण दोस्त, गुदा चरण। तो गुदा चरण की अवधि याद रखिएगा 1 वर्ष से 3 वर्ष, 1 वर्ष से 3 वर्ष। तो एनल स्टेज की अवधि है 1 वर्ष से 3 वर्ष। तो इसमें बच्चा क्या है देखो, ब्लैडर कंट्रोल में उसको प्लेजर प्राप्त हो रहा है। ब्लैडर कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जब वो क्या है सूसू करेगा तो उसको रोकने में क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगी। ये आपके सिगमंड फ्रायड का मानना था कि बच्चा इस समय क्या है आनंद की प्राप्ति करता है, उसके प्लेजर का प्लेस क्या हो जाता है, ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है। देखो सेकेंड स्टेज में यहाँ 2 वर्ष लिखा है, इसको क्या है अपन 3 वर्ष भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्या है, मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था, ठीक है। इसमें कामुकता का क्षेत्र क्या होता है, तो मुख की जगह क्या होता है, गूदा होता है करके याद रखना है। एनल की बात कर रहा है, जिसके कारण बच्चे मलमूत्र त्यागने और उन्हें रोकने में क्या है, आनंद की अनुभूति करते हैं, ठीक। तो त्यागेगा या रोकने में क्या है, आनंद की अनुभूति कर रहा है। इस अवस्था में बालक प्रथम बार अंत द्वंद्व की क्या है, अनुभूति करता है। उसके अंदर क्या होगा, द्वंद्व की उत्पत्ति होगी। ये आपके सेकेंड स्टेज की क्या है, विशेषता है। तीसरा स्टेज क्या है, फैलिक स्टेज, ठीक है। फैलिक स्टेज की अवधि 3 से लगभग 6, और इस समय जेनाइटल जो पार्ट रहते हैं क्या रहते हैं भैया, आपके आनंद प्राप्ति का स्थान रहता है। तो मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था, ठीक है, जिसमें लिबिडो का स्थान यानी आनंद प्राप्ति का स्थान यानी कामुकता का स्थान क्या हो गया है, जनन इंद्रियां हैं, ठीक है, जो जनन इंद्रियां रहती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इस अवस्था में लड़के में मातृ प्रेम की उत्पत्ति व लड़कियों में पितृ प्रेम की उत्पत्ति होती है। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, इसे ही ऑडिपस और इलेक्ट्रा का नाम दिया किसने, सिगमंड फ्रायड ने। आपने कभी सोचा होगा कि माँ के पास मान लेते हैं एक छोटा बेटा है, एक छोटी बेटी है, तो माँ कभी भी बेटे को राजा बेटा ही कहती है, रानी बेटी करके नाम सुने हो क्या, नहीं। हमेशा खिलाने के टाइम क्या है, राजा बेटा, पिक्चरों में भी देखे होंगे, ठीक है। और पापा की परी नाम सुने होंगे आपने, ठीक है, पापा की परी, डैड प्रिंसेस। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब इस अवस्था में बच्चा पहुंचता है तो जो आपका अटैचमेंट है, ठीक है, तो लड़कों का अपनी माता के प्रति क्या है, अटैचमेंट ज़्यादा होगा, और लड़कियों का अपने पिता के प्रति अटैचमेंट क्या होता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। उससे लगाव क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। इसे ही आपके सिगमंड फ्रायड ने यहाँ समझाया है।
और जो आपका ये जो लड़के लड़की वाला जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इन्होंने इसका नाम दिया है, देखो कि कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, ऐसा मानना है सिगमंड फ्राइड का। तो एक ग्रंथि का नाम रख दिया मात्र मनोग्रंथि, ओडिपस करके याद रखिएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और दूसरा को बोला उन्होंने पितृ मनोग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रा। आपको एग्जाम में ओडिपस और इलेक्ट्रा करके ही देगा, मात्र और पितृ शायद ही कहीं भी लिखे, ठीक। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा को ध्यान में रखिएगा। जहाँ ओडिपस क्या बता रहा है भैया, मात्र के प्रति लड़के का प्रेम बता रही है, यानी कि बेटे का। और इलेक्ट्रा क्या बता रहा है, पिता के प्रति लड़की यानी बेटी का प्रेम बता रहा है, ठीक। तो जो अटैचमेंट है माता और पिता का, ठीक है, उसी मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया था, लास्ट में समझाया हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी इस चीज़ को अभी से इसको क्या कर लो, दिमाग में बैठा लो। यदि सन है, पुत्र है, तो क्या होगा भैया, मदर के प्रति अटैचमेंट ज़्यादा रहता है। और क्या है, डॉटर है, तो डॉटर का अटैचमेंट फादर के प्रति क्या रहेगा, ज़्यादा। तो ये जो सन का मदर वाला है उसको क्या बोला जाता है, तो लिखा है देखो आपका ओडिपस करके। और डॉटर का फादर के प्रति प्रेम को क्या है, लगाव को इलेक्ट्रा कहा जाता है करके। ये चीज़ ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। चलो इसके आगे देखते हैं। अगला स्टेज आ गया लेटेंट पीरियड यानी लेटेंसी वाला, ठीक है। तो लेटेंसी या अव्यक्त अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवधि, तो ये लगभग बाल्यावस्था की अवधि है, ठीक है। ये चौथी अवस्था है। कैसी अवस्था, चौथी अवस्था है। इसमें जो लिबिडो का क्षेत्र है वो देखो क्या है, तो लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य होता है करके ध्यान रखना। बाल्यावस्था में लिबिडो का क्षेत्र कैसा होता है, अदृश्य होता है, किसी को ऐसा पता नहीं होता करके इनको मानना है आपके सिगमंड फ्राइड का। लेकिन माना जाता है कि वह सामाजिक कार्यों और हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो को संतुष्टि प्राप्त कर देता है। 6 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल अवस्था की अवधि है, ठीक है। और इस अवधि में हम लोग देखे थे कि ये क्या है, स्कूल की अवधि होती है, स्कूल एज भी कहते हैं इसीलिए, विद्यालयीन अवस्था। और इस समय क्या है, बच्चा स्कूल या मोहल्ले में दोस्त बनाता है और समाज से पहली बार क्या है, घुलता और मिलता है, चाहे वो स्कूल के माध्यम से हो या मोहल्ले के माध्यम से। तो क्या हो रहा है फिर, वो क्या है, आपके समाज से घुल कर अपने आनंद को क्या है, बढ़ा रहा है, या हम उम्र के साथ खेल कर क्या कर रहा है, वो अपने आनंद को बढ़ा रहा है। तो इस एज में लिबिडो का क्षेत्र कहाँ होगा, तो ध्यान रखना अदृश्य होता है, लेकिन फिर भी समाज और हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। एक अंतिम अवस्था है जिसे बोलते हैं जेनाइटल स्टेट करके, ठीक है, जननेंद्रिय अवस्था, जेनाइटल स्टेट, ठीक है, जेनाइटल स्टेट 12 वर्ष के बाद की अवधि। कौन सी अवधि, 12 वर्ष के बाद। और कौन सा अवस्था आ जाता है भैया इस समय, इस समय आ जाता है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था, किशोरा। ध्यान रखना ये 5वीं अवस्था है। कैसी अवस्था है ये, 5वीं अवस्था है, 12 वर्ष के बाद। उसका ध्यान रखना, इस एज में किशोरावस्था में हार्मोन्स का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण, हार्मोन्स का निर्माण होगा। और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देखने को प्राप्त होगा आपको, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, कि लड़का लड़की के प्रति आकर्षण हो रहा है, आकर्षित, और लड़की लड़के के प्रति क्या हो रही है, आकर्षित, ठीक। तो जो जेनाइटल पार्ट होते हैं वो क्या होता है, इसमें लिबिडो के क्षेत्र होते हैं। तो 5th स्टेज में लिबिडो का क्षेत्र क्या होगा, जो हमारे जेनाइटल पार्ट है। देखो आपके सिगमंड फ्राइड ने एक शब्द और प्रयोग किया जिसको उन्होंने कहा क्या, स्वमोह या नार्सिज्म। आपको एग्जाम में बहुत पूछता है नार्सिसिज्म क्या है करके। तो नार्सिसिज्म क्या है, ये शब्द बार बार आएगा। और ये किससे संबंधित है, याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड से संबंधित है, सिगमंड फ्राइड से संबंधित है दोस्त।
क्या कहा उन्होंने, हिंदी में तो एकदम डायरेक्ट समझ में आ रहा है, स्वमोह। स्व को मोह का मतलब स्वयं से प्रेम करना। किससे प्रेम करना? स्वयं से प्रेम करना। ठीक है, तो फ्रायड के अनुसार बालक शैशवावस्था में क्या है भैया, अपने रूप पर मोहित हो जाता है। दिन भर क्या है, खुद को देख रहा है, शीशे में देख रहा है, ठीक है ना, और एकदम लग रहा है कि भैया मेरे से ज़्यादा सुंदर तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, भगवान ने बड़ी फुर्सत से मुझे बनाया है। ठीक, ये सारी भावना उसको देखने को प्राप्त होती है। ठीक है ना, और इसे ही क्या है, अपने आप से जो प्रेम कर रहा है, इसे ही सिगमंड फ्रायड ने कौन सा नाम दे दिया, नार्सिसिज्म शब्द से नवाजा है, नाम दिया है। ठीक, नार्सिसिज्म बाल अवस्था में सर्वाधिक होती करके याद रखना। हालांकि सहसावस्था में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बाल अवस्था में कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। तो बाल अवस्था में नार्सिसिज्म यानी स्वमोह का प्रवृत्ति क्या रहेगा, सर्वाधिक। हालांकि स्टार्ट कब से हो रहा है, तो आपके सहसा अवस्था से स्टार्ट हो जाता है। देखो इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें सभी अवस्था के बारे में कुछ विशेष विशेष पॉइंट दिए हुए हैं। जितना अभी अपन देखे हैं, इस सब का एक शॉर्ट संक्षिप्त में विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि देखो यहाँ लिखा है ओरल स्टेज। तो ओरल स्टेज में दिखा है भैया कि जो माउथ होता है वो प्लेजर स्टेट है हमारा प्राथमिक। ठीक है, वैसे ही एनल स्टेज में देखो अवधि के साथ लिखा भी है कि ब्लेडर कंट्रोल, यानी मलमूत्र त्यागने और रोकने में उसको मज़ा आ रहा है। फिर फैलिक स्टेज की बात हुई है, जेनाइटल क्या हो जाता है भैया उसका मेजर प्लेजर प्लेस। यहीं आपको तीसरे स्टेज में दिखेगा ओडिपस और इलेक्ट्रा, ओडिपस और इलेक्ट्रा करके याद रखिएगा तीसरे स्टेज में। चौथे में देखो सेक्सुअल क्या हो रहा है, इम्पल्स और सबड्यूट, फोकस ऑन किस में, लर्निंग एंड पियर। यानी कि चौथे स्टेज में ये मान रहे हैं कि जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, केवल पढ़ाई लिखाई में क्या करेगा, ध्यान देगा। कब की बात है ये, चौथे स्टेज यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था की बात है। फिर लास्ट स्टेज में फिर सेक्सुअल करेक्टर क्या होंगे, प्रेरित होंगे, जागृत होंगे। ठीक है, तो ये सब आपके एकदम शॉर्ट में संक्षिप्त में दिया है पांचों स्टेज के बारे में। तो सिगमंड फ्रायड का साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है ये। देखो ये चीज़ मैं अभी जस्ट बताया आपको, तीसरे स्टेज में ये दिखेगा आपको, फैलिक स्टेज में। कौन सी स्टेज में, फैलिक स्टेज में आपको ये दिखेगा। क्या चीज़, ओडिपस और इलेक्ट्रा। एकदम ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बता दिया भैया ओडिपस में क्या होगा, तो लड़कों का माँ के प्रति प्रेम, ठीक है, अवचेतन आकर्षण, और पिता से क्या हो रहा है, ईर्षा। हालांकि पिता से ईर्षा नहीं होता है, उसको लगता है भैया कि मम्मी क्या है, बस मेरा ध्यान रखे करके, और किसी का ध्यान न रखे। और सेम टू सेम लड़कियों में क्या दिखेगा, इलेक्ट्रा, यानी कि लड़कियों जो पुत्री होती है उनका पिता के प्रति अवचेतन प्रेम है, ठीक है, आकर्षण है। और क्या होगा, माँ से प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो वही चीज़ है, प्रतिस्पर्धा तो नहीं है, लेकिन ये रहता है कि अटैचमेंट रहता है कि भैया माता केवल पुत्र को देखे, ऐसा पुत्र सोच रहा है, और पुत्री क्या सोच रही कि भैया पिताजी केवल मेरे पे ध्यान दे करके। ठीक, यहाँ बस देखो ये एरो बना है, इस एरो से समझना। ठीक है, ये पुत्र है, ये उसकी माता है, ये पुत्री है, ये उसके पिता। इसे ही बोला गया भैया क्या चीज़, आपका ओडिपस और इलेक्ट्रा, ओडिपस और इलेक्ट्रा। चलो यहाँ लिखा है कि व्यक्तित्व विकास का क्या है आपका दृष्टिकोण, कि जितना भी अभी पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट है। जैसे कि व्यक्तित्व का विकास जीवन के पहले 5 वर्षों में हो जाता है, ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रायड मानते हैं। कि जितना बच्चा व्यवहार करेगा आगे जाकर, कैसा वो लोगों से मिलेगा जुलेगा, कैसी उसकी पर्सनालिटी रहेगी, इसका जो निर्माण है 5 वर्षों में हो जाता है, ऐसा करके सिगमंड फ्रायड का मानना है। ठीक, फिर लिखा है देखो, किसी भी चरण में अनसुलझे संघर्ष स्थिरता का कारण बनते हैं। ठीक है ना,
तो ऐसे संघर्ष जो क्या हो गया भैया, सुलझ नहीं पाए हैं, तो क्या हो गया, आपके स्थिरता का कारण फिक्सेशन। हर चरण में जैविक प्रवृत्तियां और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संघर्ष होता है, कि जो आपका जैविक है और जो समाज आपसे चाह रहा है, दोनों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। आप यदि मान लेते हैं एजुकेशन फील्ड में हैं, या एजुकेशन फील्ड में अधीक्षक के पद में भी हैं, तो अधीक्षक क्या करेगा भैया, बच्चों का देख रेख ही तो करेगा। तो आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि पहला चीज़ बोल रहा है कि भैया व्यवहार संबंधी समस्या को समझना होगा। किसको समझना होगा, व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझना, कि बच्चा कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या समस्या है, ठीक है, क्या उसके मन में चल रही है भावनाएं। तो शिक्षक प्रारंभिक बचपन से जुड़ी भावनात्मक समस्याओं को पहचानना चाहिए उसको, ठीक। तो ये क्या है, सबसे पहले समस्या को समझाना भैया, जो भी उसके व्यवहार में दिख रहा है। दूसरा आपको देखो यहाँ बस लिखा है कि बचपन की देखभाल का महत्व है, कि प्रारंभिक बचपन में अगर बच्चे को क्या कर दिए, अच्छे से क्या है देखभाल किए, तब क्या होगा, उसका व्यक्तित्व निखर के आएगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यही इसी टाइम क्या किए, टोटल इग्नोर मार दिए उसको, कि भैया निकल, या कुछ बोल रहा है तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, उसका व्यक्तित्व असंतुलित हो जाएगा। एनिमल मूवी देखे होगे, ठीक है ना। तो अनिल कपूर अपने रणवीर कपूर को क्या है, कितना भी इग्नोर मारता है, लेकिन उसका प्रेम बना रहता है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता भाई, ठीक है ना, कुछ लोग को निगेटिव असर पड़ेगा। क्या लिखा है, संतुलित अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। अत्यधिक कठोरता या लापरवाही दोनों से बचना चाहिए, कि आपको बहुत ज़्यादा क्या है, कठोर भी नहीं बनना है, ठीक। एक गार्जियन होने के नाते आपको क्या करना है, बैलेंस पे रहना है, ना बहुत अधिक कठोर, ना बहुत अधिक लचीलापन या लापरवाही। नहीं तो क्या होगा भैया, अगर कठोर हो गए तो उसके में एक क्या होगा, घृणा की भावना आएगी, ठीक है, आपके प्रति। और यदि बहुत लापरवाही हुआ तो खुद के प्रति क्या हो जाएगा, वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। लिंग संवेदनशीलता को आपको समझाना पड़ेगा भैया, ठीक है, कि जिज्ञासाओं को समझकर परिपक्व रूप से मार्गदर्शन करना, कि कोई लड़का या कोई लड़की, ठीक है, एक बच्चा है एक बच्ची है, तो दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, और दोनों कैसे समाज के साथ अपना तालमेल बनाए, कैसे समायोजन करें, ये सब को आपको समझाना होगा। तो एक गाइडर के नाते आपको ये सब करना पड़ेगा। तो चलो, सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था, जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में इन्होंने जो भी बताया, तो देखे होगे पूरे सिद्धांत में आपको कहीं ना कहीं प्लेजर की बात हुई है, ठीक है ना, आनंद यानी प्लेजर की बात हुई है, और सेक्सुअल चीज़ों की ज़्यादा क्या की है, बात हुई है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक क्या थे, इनके बातों से सहमत नहीं थे, ठीक, इनकी बातों से सहमत नहीं थे। जैसे जो ओडिपस या इलेक्ट्रा वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब भी क्या है, आपको मनोवैज्ञानिक जो भी थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या है इसको नकारा है। और कुछ क्या है आलोचनाएं हुई, इस आलोचनाओं का देखो यहाँ आधार दिया है, कि क्या लिखा है कि यौन प्रवृत्तियों पर अत्यधिक जोर दिया गया है। किस पे, यौन प्रवृत्तियों पर। पूरा का पूरा थ्योरी लगभग लगभग क्या है, आपके सेक्सुअल कैरेक्टर पर बेस्ड है, ठीक, कि भैया सेक्सुअल कैरेक्टर ही बिहेवियर को क्या है, अनुभव को, व्यवहारों को निर्धारित कर रहा है। ऐसा जरूरी थोड़ी है केवल एक ही कैरेक्टर हर चीज़ को निर्धारित करे। तो ये मानकर क्या है, वो इसकी आलोचना हुई, वैज्ञानिक प्रयोग पर नहीं था, ध्यान रखना, केवल अवलोकन पर आधारित था ये, ठीक। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल नहीं था। उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों के बिहेवियर को क्या किया, अवलोकित किया, ऑब्जर्वेट किया, ठीक है, और बाद में बताया कि हाँ भैया ऐसा ऐसा होता है करके। तो 4 लोग पूरे 40 लाख लोग की बात ही नहीं बता सकते। वैसे ही चीज़ है ये, कि एक क्या है, वैज्ञानिक रूप से क्या है, प्रायोगिक नहीं है, केवल क्या है भैया, एक थ्योरी जैसा ही है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों की पूरी अवहेलना की गई है, ठीक है। जैसे कि इरिक्सन क्या है, सामाजिक कारणों को मानते हैं, कि भैया इरिक्सन किसको मानते हैं, सामाजिक कारकों को, कि ये व्यक्तित्व यानी व्यवहार को निर्धारित करेंगे। ये टोटल इग्नोर किए, समाज का कोई रोल नहीं है, सारा रोल किसका है, तो आपके सेक्सुअल कैरेक्टर का रोल है करके, जो शरीर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है उसका रोल है करके, ठीक। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसे अप्रासंगिक मानते हैं, यानी कि ये फिट नहीं मानते कि भैया ये कुछ भी बोल के चले गए हैं। इन आधारों पर क्या हुआ, इनका क्या है, आलोचना भी हुआ भैया। देखो अभी के लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा, उसका क्या है, ये लास्ट में निष्कर्ष, यानी कि ऐसा मान सकते हो कि सबका समरी है ये। समरी में देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट,
साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, और डेवलपमेंट में देखे कि किसका था, सिगमंड फ्रायड था। तो सिगमंड फ्रायड को और भी किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, क्या आपको, मनोविश्लेषण के लिए। किसके लिए, मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस के लिए जाना जाता है, करके ध्यान रखना। किसके लिए जाना जाता है, साइको एनालिसिस के लिए। ठीक, ये 5 चरण उन्होंने बताए थे साइकोसेक्सुअल के, याद रखिएगा कितने चरण, 5 चरण। इन्होंने कुछ शब्द यूज किए, इदम अहम परम, इदम अहम एवं परम अहम करके। ठीक है, ईड, ईगो और सुपर ईगो, सुपर ईगो, ये शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने। इन्होंने कुछ और शब्द प्रयोग किए, जैसे कि ओडिपस बॉयज़ के लिए और इलेक्ट्रा गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो ओडिपस और इलेक्ट्रा शब्दों का प्रयोग, इदम अहम परम शब्दों का उपयोग। ठीक है, व्यक्तित्व जीवन के पहले 5 वर्षों में विकसित हो जाती है, ये भी किसका मानना था, ये आपके फ्रायड का मानना था। तो ये पूरी समरी है आपके किसके, सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की। चलो, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि भैया आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, किस चीज़ के, क्वेश्चन के। आप जितना ज़्यादा है क्वेश्चन यानी एमसीक्यू का प्रैक्टिस करोगे, उतना क्या होगा, आपके डाउट क्लियर होंगे। आपको समझ भी आएगा भैया क्या, कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। थ्योरी ही पढ़ते रहोगे तो क्या होता है कि सब चीज़ पता होने के बाद भी वहाँ गलतियाँ हो जाती है। तो जैसे कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, और हर टॉपिक का क्या करो, आप कहीं से न कहीं से एमसीक्यू निकाल लो। आजकल तो भैया टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ठीक, चैट जीपीटी से आप बस बोल दो कि सिगमंड फ्रायड मनोलैंगिक सिद्धांत के क्या दे दो भैया, एमसीक्यू दे दो, वो हर तरीके के प्रश्न बना के आपको दे देगा। बाकी आपको टेट का क्वेश्चन, चाहे वो सी टेट हो या स्टेट का टेट हो, ठीक है, किसी टीचर भर्ती का हो, क्योंकि यहाँ आपको सीडीपी का क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। तो इस सारे क्वेश्चन को देखना है कि भैया हर टॉपिक से कैसे कैसे आपको क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो आपका जो लगभग सिलेबस का 50%, अधीक्षक के सिलेबस का 50%, मैं बोला अधीक्षक के सिलेबस का लगभग 50% जो है आपका, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, तो सीडीपी के किसी भी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपके, ठीक है, जैसे कि क्या दे दिया है आपको, आकलन करना है। ठीक है, तो आकलन भी आपके सिलेबस में है, जैसे बीएड के सिलेबस में रहता है। ठीक, थेरेपी जैसी चीज़ें हैं, वो क्या है, साइकोलॉजी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक, किससे जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजी से। जो साइकोलॉजी में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हुए रहते हैं, ठीक है, मनोविज्ञान में, उनके सिलेबस से कुछ टॉपिक है, जैसे कि आपका थेरेपी वाला सेक्शन, तो उसको भी अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल जहाँ से ये कवर हो सकता है, इसको कवर करना है आपको, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। ठीक, बाकी जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, और क्या करना है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।